गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इन द प्रीवियस क्लासेस वी स्टडीड अबाउट द सेल वॉल। इन दिस क्लास वी स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आपकी बुक क्या लिखती है। रिमेंबर द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ ओनियन पील वी प्रिपेयर्ड। जब हमने सेल पढ़ा था तो याद है ना, हम लोगों ने ऑनियन पील के बारे में बात किया था कि जो सेल होती है वो एक रूम के जैसा दिखाई देती है। और उस समय जब हम सेल फॉर्म करते हैं तो आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील। बाय व्हाट डिड यू सी? इफ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन, ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज। अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन नहीं डालते हैं पील में तो क्या होगा, सोच के बताइए। हो सकता है कि आपको पूरी सेल्स दिखाई ना दें अच्छी तरह से। When we put iodine solution on the peel, did each cell get evenly colored? तो दूसरा बात वो क्या पूछ रहा है कि अगर आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला है तो जो सेल्स हैं क्या वो हर एक सेल कलरफुल हो चुकी है? करके देखिएगा। हाँ, आप क्या देखोगे कि जो हर सेल है वो कलरफुल नहीं हुई होगी। कुछ डार्क कलर हुई होंगी, कुछ हल्की कलर हुई होंगी। क्यों? क्योंकि एवरी सेल कंपार्टमेंट हैव देयर अनदर केमिकल कंपोजिशन। जैसे हम लोग सभी लोग एक क्लास में तो हैं, लेकिन क्या चीज़ है, एवरी हैव द डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट नेचर। उसी तरह सेल जो हैं वो एक साथ ग्रुप में ऑर्गेनाइज तो है, लेकिन दे हैव द डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। According to their chemical composition, different region of the cell get colored differentially. हर एक सेल अलग अलग कलर में आती है, जैसे कोई डार्क कलर में आएगी और कोई हल्के कलर में आएगी। Some regions appear darker than the other region. Apart from iodine solution, we could also use safranin solution. क्या चीज़ आप अंडरलाइन इसको करेंगे कि अगर आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन ना हो, आयोडीन सॉल्यूशन नहीं है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं? ऑल्सो यूज़ saffronin solution and also the methylene blue solution to stain the cells. It is important. Okay. आयोडीन सॉल्यूशन अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम सैफ्रनिन सॉल्यूशन को भी यूज़ कर सकते हैं और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी सेल को स्टैंड करने के लिए। अब आते हैं अपनी एक्टिविटी पर। देखते हैं हमारी एक्टिविटी क्या कहती है। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। एक ग्लास स्लाइड लीजिए, उसमें पानी डालिए। यूजिंग एन आइसक्रीम स्कूप जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक। अपने गाल की इनसाइड सरफेस स्क्रैप कीजिए, मतलब अंदर चम्मच डाल करके उसको गोल गोल घुमाएंगे तो वाइट कलर का सब्सटेंस आपकी चम्मच पर इकट्ठा हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ द निडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवेंटली ऑन द ग्लास स्लाइड। आप ग्लास स्लाइड पर क्या करेंगे, वो जो सब्सटेंस हमने वाइट वाला निकाला है उसको स्प्रेड करेंगे। और कलर मटेरियल वी कैन पुट अ ड्रॉप ऑफ द मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। अब उस पर हम क्या डालते हैं, मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन डालेंगे। नाउ द मटेरियल इज़ रेडी फॉर द ऑब्जर्वेशन अंडर द माइक्रोस्कोप। अब जो आपने ये स्लाइड बना ली है वो आप माइक्रोस्कोप में देखने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप स्लाइड बनाते हैं तो आपको क्या ज़रूरी है, डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। कवर स्लिप उसके ऊपर रखना ना भूलें, क्योंकि अगर विदाउट कवर स्लिप आप देखोगे तो एयर बबल्स और कोई डस्ट वगैरह उसके अंदर घुस जाएगा, जिसकी वजह से आपको वो क्लियर नहीं दिखाई देगा। दिखाई तो देगा लेकिन जैसे जो उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो आप मिस कर दोगे। अब आते हैं, वॉज देयर आर डार्कली कलर्ड स्फेरिकल ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर। वहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, डार्क कलर्ड का स्फेरिकल और ओवल स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। उसके पहले कुछ चीज़ आप देखें और समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर आपको हम पढ़ाएंगे। कम ऑन द बोर्ड। ये आपको मालूम है
इट इज 2 लेयर्ड हो गई, एक आउटर दिख रही है, एक इनर दिख रही है ना। न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? न्यूक्लियस इज ए डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर. It's a outer and it's a inner. Okay. Each nucleus have pores. जैसे आपने घर देखे होंगे ना, एक घर ये हो गया हमारा और दूसरा घर ये हो गया, दोनों के बीच में गली होती है निकलने आने जाने के लिए, वैसे ही इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है पोर्स. ठीक, इतना क्लियर? अब इस पोर्स का काम क्या है? अभी क्या कहा कि गली किस लिए होती है? लोगों को आने जाने के लिए, निकलने के लिए. तो इन पोर का काम क्या है? इनर सब्सटेंस को बाहर लेकर आना. ड्रेन आउट द इनर सब्सटेंस टू द आउटसाइड. ओके. फिर देयर इज अ फिलिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म. किसकी फिलिंग है? साइटोप्लाज्म की. अब यहाँ पर क्या मौजूद है इस साइटोप्लाज्म में? Some rod shape structure. Some rod shape structure is present in the nuclear. रॉड समझते हैं ना, जिसमें आप पर्दे वगैरह टांगते हो. ठीक है, रॉड शेप स्ट्रक्चर. दिस रॉड शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज द क्रोमोसोम. क्या कहलाएगा? क्रोमोसोम. इतना क्लियर हुआ? Nuclear have the double layered outer membrane and inner membrane. Outer layer or inner layer. There is a present of the pores which help to come out the inner substance to the outside. And in the nuclear there is a substance present known as the cytoplasm. And there is a structure is present, rod like structure is known as the chromosome. Okay, इतना clear है? चलो अब बुक देखो. Nucleus has a double layered covering called nuclear membrane. Give the underline this. Nucleus has a double layered covering called nuclear membrane. Nuclear membrane has a pore which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside. Okay. There is the cytoplasm. ये हम डायग्राम में बता चुके. Nucleus contain chromosomes which are visible as the rod shape structure only when the cell is about to divide. ये क्रोमोसोम आपको तभी दिखाई देंगे, क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड. आपको क्रोमोसोम तभी दिखाई देंगे जब सेल डिवाइडेशन में आ रही होगी. क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन. क्रोमोसोम का काम क्या होता है? क्रोमोसोम का काम होता है नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन को लेकर के जाना. किस फॉर्म में? फॉर्म ऑफ डीएनए. और एग्ज़ाम में आपको इसका फुल फॉर्म देखने को मिलता है. डीएनए का फुल फॉर्म एग्ज़ाम में आता है. इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग सेल. डीएनए के पास क्या मौजूद है? इंफॉर्मेशन मौजूद है जो किसके लिए ज़रूरी है? नेक्स्ट जनरेशन की सेल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़रूरी है. आ रहा है समझ में? जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं. और क्यों इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं? क्योंकि उनको नेक्स्ट जनरेशन की सेल की ऑर्गेनाइजिंग करनी है, कंस्ट्रक्शन करना है. ठीक है. और जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, जो फंक्शनल सेगमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं functional segment of DNA are called genes.
In a cell which is not dividing, this DNA is present in the part of the chromatin material. Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structure. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into the chromosome. देखिए, अभी आपको क्या कहा कि जब सेल डिवीज़न में आएगी तभी आपको क्रोमोसोम दिखाई देंगे, ठीक है। जब सेल डिवाइडेशन में नहीं है तब ये क्रोमोसोम कैसे हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के जैसी संरचना। सेल्स में ये कैसे फैले हुए हैं? क्रोमेटिन जब सेल डिवीज़न में नहीं है, याद रखिएगा, जब सेल डिवीज़न में नहीं है तब ये सेल्स के अंदर कैसे हैं? धागे नुमा संरचना में, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन, ठीक है। जैसे ही सेल का डिवीज़न स्टार्ट होगा, सेल का डिवीज़न कब स्टार्ट होगा? जब फादर और मदर दोनों के एंड हैप्लॉइड हैप्लॉइड से क्या बनेगा? 2n बनेगा ना, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा ना। अब जब ये जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तब देखो, कुछ थ्रेड जो फादर के हैं और कुछ थ्रेड जो हैं वो मदर के हैं। जब आप इन दोनों को जोड़ लोगे तो बताओ क्या बन जाएगा? आपने रस्सी देखी है ना, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा ना। ऐसे करके दो क्रोमेटिन मिलकर क्या बना लेंगे? धागे जैसी संरचनाएं मिलकर क्या बना लेंगी? रस्सी जैसी संरचना, ठीक है। धागे जैसी, अभी ये हम क्या कह रहे थे? क्रोमेटिन है, ठीक है। जब डिवीज़न में नहीं है तब, और जब डिवीज़न में आ जाते हैं तो ये क्या बना लेती हैं? क्रोमेटिन्स क्रोमोसोम बना लेती हैं। आ गया? क्रोमेटिन make the chromosome when it go into the dividation। चलो अब देखो क्या लिखा है। Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structure. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosome। Give the underline। क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम। जो अभी कहा ना, जो धागे जैसी संरचना होगी वो कैसी हो जाएगी? रस्सी की तरह हो जाएगी। न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। अब क्या होंगी? न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल सेलुलर रिप्रोडक्शन। अब नई सेल के रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस एक वाइटल रोल प्ले करता है। क्या होगा? डिवाइडेशन करेगा, डिवाइडेशन करके क्या बनाएगा? फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। क्या बनेंगी? देखो, फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will be exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell। और जब ये सेल डिवाइडेशन में पहुंच जाती हैं तो हर एक सेल को अपना अपना काम मिल चुका होता है। वो अपना अपना केमिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू अपना अपना काम करना शुरू कर देती हैं। In some organisms, like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of the nuclear membrane। अब जो बैक्टीरिया जो है पुअरली डिफाइंड है, पुअरली डिफाइंड है, absence of the nuclear membrane। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की absence है। अब एक चीज़ और देखते हैं, चलो। वो सेल जिसके ऊपर किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है उसको हम कहेंगे
प्रोकैरियोट। क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट। ठीक। अब जिसके ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद है, जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे यूकैरियोट्स। ऐसे याद रखिएगा। अब देखो, whose cells lack the nuclear membrane are called prokaryotes. Cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes. Organisms with the cells having a nuclear membrane are called eukaryotes. Prokaryote cells also lack most of the other cytoplasmic organelles present in eukaryotic cell. जो eukaryotic cells में organelles मौजूद हैं, वो prokaryotic cells में मौजूद नहीं होते. Many of these function of each organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. बहुत से organelles का जो function होता है, वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होने के बावजूद भी वो यूकैरियोट्स जैसा नहीं होता। यानी जो प्रोकैरियोट्स हैं, उनके जो ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, बॉडी ऑर्गन जो मौजूद हैं, वो काम तो करते हैं, लेकिन किसकी तरह नहीं करने पाते? यूकैरियोट्स की तरह। द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल। क्लोरोफिल क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में ये मेम्ब्रेनस वेसिकल के साथ अटैच होता है, एसोसिएट होता है, बट नॉट विथ प्लास्टिड। लेकिन प्लास्टिड के साथ में नहीं होता, जैसा कि यूकैरियोट्स में होता है, एज इन द यूकैरियोटिक सेल। एक बार और समझ लीजिए, जो क्लोरोफिल है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में वेसिकल के साथ अटैच होता है, वेसिकल के साथ अटैच होता है, जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स में यही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्लास्टिड के साथ अटैच होता है, प्लास्टिड के साथ। ओके, ये स्ट्रक्चर है, देखो, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम भी मौजूद है, लेकिन क्या चीज़ है? इस न्यूक्लियोइड के ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है ना? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इसीलिए ये क्या है? ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ओके, अब ये आपका न्यूक्लियस खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर।